इंडियन इलेक्शंस की सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का हर आदमी अपने को चुनाव का पंडित समझता है और इलेक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन एक साहब हैं जिनको हमारे सर्किल में कहते हैं लिमोजिन लिबरल। ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसका ठिकाना है ट्रंप टावर्स, और 3 डिकेड से करीब 2.5-3 डिकेड से वहाँ हैं। और ये हिंदुस्तान आते हैं हर चुनाव में और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जा कर के वोटर से, नेता से, लोगों से बात करते हैं और उसके बाद एक प्रकार का फोरकास्ट देते हैं कि इस वक्त भारत में क्या हो रहा है, चुनाव में क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी, इसमें पूरा अपना अनुभव जो है समेटा है। रुचिर शर्मा, डेमोक्रेसी ऑन द रोड, अ 25 ईयर जर्नी थ्रू इंडिया। ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, ऑथर हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और इनका काम है चूँकि पैसा लगाना तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप अगर फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट भी निकले। अभी तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता दें कि बहुत अच्छा रहा है। रुचिर, वेलकम टू द शो। आप यहाँ पर इस वक्त इस किताब के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। पहला सवाल ओपनिंग के तौर पर मैं यही पूछूंगा कि अब आपकी आइडेंटिटी न्यूयॉर्क की ज़्यादा है, किताब में बिजनौर का जिक्र ज़्यादा है। हम आपको जयपुर का समझें, हिमाचल का समझें, बिजनौर का समझें, कहाँ का समझें? नहीं, ये मुझे आज तक मालूम नहीं है क्योंकि बिकॉज माई फादर नेवी में होते थे, तो उसकी वजह से आई वॉज बॉर्न इन साउथ ऑफ इंडिया, इनफैक्ट वेलिंगटन में, एंड देन आई मूव्ड अराउंड टू एवरी सिटी इन इंडिया। हम बॉम्बे में रहे, दिल्ली में रहे, विशाखापट्टनम में भी रहे, सिंगापुर में भी रहे। पर इसमें एक कॉमन फैक्टर होता था कि समर में हर बार 1 महीने के लिए हम बिजनौर जाते थे। क्यों? बिकॉज माई मदर इज़ फ्रॉम बिजनौर, तो नानियाल वहाँ का था बिजनौर का, तो इसलिए हर समर 1 महीने के लिए हम बिजनौर जाते थे टिल आई वाज द एज ऑफ 15। और वो जो महीना बिजनौर में होता था, दैट यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टिंग दैट आई थिंक इट हैज़ शेप्ड माई इंटरेस्ट इन इंडिया एंड इंडियन पॉलिटिक्स अकॉर्डिंगली। क्योंकि उस उम्र में आपसे कोई पूछना नहीं था कि आपको छुट्टी पर कहाँ पर जाना है। आपको बस बताया जाता था कि समर में आप बिजनौर जाएंगे या मेरे फादर की होम टाउन है जयपुर जाएंगे। तो इसलिए बिजनौर में 1 महीना रहना, और आपको मालूम होगा कि उन दिनों इन लेट 1970s और 1980s की बात है कि बिजनौर में करने को कुछ नहीं था। वहाँ पर आप जाते थे, सिर्फ घर था, टीवी दूरदर्शन होता था वहाँ पर एक चैनल का, और वो भी मतलब ऐसे प्रोग्राम दिखाते थे जैसे कृषि दर्शन करके कि उसमें हमें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था। पर इसमें एक बहुत खूबी थी, और इस पर काफ़ी अब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि जो आज के जो पेरेंट्स हैं, दे लीड अ लाइफ फॉर देयर चिल्ड्रन जो बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है कि इस टाइम से इस टाइम आप ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम ये करेंगे। पर इसके भी बेनिफिट होते हैं कि अगर आप जा रहे हैं 1 महीने और कोई स्ट्रक्चर नहीं है और आप अपने आप जो करना चाहते हो आप करो या देखो, दैट बोर्डम ऑल्सो लीड्स टू क्रिएटिविटी। तो हर नेता हमको आके बताता है कि हमने तो देश के विकास के लिए ये कर लिया, वो कर लिया। आपको दिल्ली बिजनौर अभी भी, पहले भी 4 घंटे लगते थे, अब भी 4 घंटे लगते हैं। हाँ, मुझे मतलब इस दैट्स अ वेरी टेलिंग ऑब्जर्वेशन कि जब हम उन दिनों जाते थे तो 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली और बिजनौर के बीच में। उन दिनों भी 4 घंटे और आज भी 4। बस ये चेंज हुआ है कि सड़कें बड़ी हुई हैं और पॉन्टून ब्रिज चला गया है, अब मतलब प्रॉपर ब्रिज रहते हैं उधर। पर 4 घंटे इसलिए लगते हैं क्योंकि ट्रैफिक अब इतना बढ़ गया है और डेवलपमेंट इतना हुआ है। मोदी नगर, इंदिरा नगर रास्ते में जाएंगे तो ये सब आपको टाउन दिखेंगे कि डिस्टेंस वही रहता है। इंदिरा नगर, मोदी नगर बताइए। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो कि जाने में, और मेरे ख्याल से वो कैप्चर करता है इंडिया की स्टोरी कि यहाँ पे चेंजेस बहुत होते हैं, पर चेंज के बाद बहुत चीज़ें वैसे ही वैसे रहती हैं। बिल्कुल। मैं ये कह सकता हूँ, जितना आपने ट्रैवल किया उसके बेसिस पे, और हम कई पत्रकार दोस्तों के साथ भी ट्रैवल करते हैं, कि किसी भी इंडिविजुअल जर्नलिस्ट से ज़्यादा इलेक्शन कवरेज के लिए आप ट्रैवल कर चुके हैं। नहीं, ये मतलब मैं नहीं कहूँगा। बहुत इस देश में इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने इतना मतलब ट्रैवल किया है, वह अगर उनके सामने मैं ये कहूँगा तो बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी मेरे लिए। तो हमारे ग्रुप में भी बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत ट्रैवल किया है। हम कोई 20 लोग हैं जो मतलब एक साथ ट्रैवल करते हैं, और उनको इंडिया के बारे में बहुत मालूम है। पर मेरा सारा अटेम्प्ट इस किताब में ये है कि मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि ये आप इंडिया को अगर देखें इस दृष्टि से, फ्रॉम अ पॉलिटिकल लेंस से अगर इंडिया देखें तो इंडिया कैसे दिखता है। पर किताब में इतनी चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ कि जैसे हमने सबसे
बेस्ट समोसे किस पॉलिटिशियन के घर में खाए, सबसे बड़े लड्डू किसके पॉलिटिशियन में, लालू के घर में सबसे बेस्ट समोसे मिलते हैं आपको, सबसे बेस्ट लड्डू आपको मुलायम सिंह के घर के में मिलते हैं, सबसे बेस्ट खाना जो हमने खाए कई मील वो चेटीनाड कुजीन साउथ में रहता है मदुराई के पास, तो सबसे बेस्ट उधर खाया है। तो मुझे उन चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट रहा। तो एक बोनस बुक सिर्फ फूड ट्रेल पे भी आ सकती है, मतलब इसी में है, इसी को पढ़ लीजिए। ओके आपका एक चैप्टर है मोदी विल फिक्स इट, हैज मोदी फिक्स्ड इट? नहीं, इस कंट्री में फिक्स करना बहुत ही मुश्किल बात है। वो आप 2014 की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर जब हम गए थे यूपी और बिहार का दौरा करा था हमने 2014 में, और वहाँ पे इतनी हमने देखा था दैट इतनी एक्सपेक्टेशंस थी मोदी से, और लोग हमें बोलते थे कि गुजरात में ये हुआ, गुजरात में हुआ, तो उसका बहुत उधर ऐसे मानना होता था। पर हमें मालूम था उस टाइम भी दैट इस देश को फिक्स करना किसी एक आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन है मेरा भी पिछले 25 साल में घूमने का, अगर इस कंट्री में सुधार आना है, चेंज आना है, तो वो स्टेट बाय स्टेट आएगा, कि हर स्टेट अपना काम करे। नेशनल लेवल से कुछ ज़्यादा चेंज करना बहुत ही मुश्किल बात है इस कंट्री में। बिल्कुल। तो अभी आप तुरंत चूंकि असेंबली इलेक्शंस मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह घूम करके आए हैं, तो अभी यहाँ जो दो नैरेटिव है, वो एक नैरेटिव क्या है कि एक आदमी है वो सारा कुछ विकास कर देगा, उस पर आप पूरा भरोसा करो, वो बहुत मेहनत कर रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि शायद ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्टेट फिक्स होंगे, तो क्या वोटर के मन में कंसिडरेशन सेट जिस पर वो डिटरमाइन करेंगे कि किसको वोट देना है, वो लोकल फैक्टर हैं, वो स्टेट है, या ये एक बड़ा वाला अम्ब्रेला नैरेटिव है कि एक आदमी और ये विकास कर रहा है? नहीं, देखिए 2014 में भी ये सब लोग जानते हैं कि मोदी का बीजेपी और मोदी जी का वोट शेयर 31% था, 31%। अब उस टाइम उनका वेव चल रहा था, लहर चल रही थी नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट में तो कम से कम लहर चल रही थी। तो अगर उस टाइम भी इस लहर के पीछे उनका 31% वोट शेयर था, तो ये समझना कि ये इलेक्शन सिर्फ इस बार भी सिर्फ ऐसा रहेगा कि मोदी वर्सेस द रेस्ट, मेरे ख्याल से इसमें चेंज आया है। अब इंडिया इज़ अ ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हम लोग सोचना चाहते हैं दिल्ली में बैठ के ये प्रेसिडेंशियल है, या एग्जैक्टली। तो ये एक एफर्ट बहुत चला है कि चूंकि एक बहुत आर्टिकुलेट डायरेक्ट कनेक्ट वाला एक बड़ा लीडर है, उसको सूट करता है कि वो प्रेसिडेंशियल क्वासाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म जैसा इंप्रेशन क्रिएट कर दे, ऑप्टिक्स क्रिएट कर दे, उससे फ़ायदा हो जाएगा। क्या ये एफर्ट, ये एस्पिरेशन सक्सेसफुल हो सकता है, या लोग एकदम समझते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मैं क्या चुनाव कर रहा हूँ? मेरे ख्याल से जो उनका जो कोर सपोर्ट बेस है वो ये समझता है, पर मेरे ख्याल से वो 31% वोट शेयर उनको इंक्रीज़ करना बहुत मुश्किल बात रहेगी इन टर्म्स ऑफ हाउ टू इंक्रीज़ दैट वोट बेस। वो 31 को कैसे इंक्रीज़ करें? तो दोनों नैरेटिव इसलिए चलते हैं कि उनका जो सपोर्ट बेस है वो एकदम ये समझता है, पर जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। और वो मैंने इस किताब में कैप्चर किया है कि अगर साउथ इंडिया जाएंगे, कर्नाटक में भी देख लीजिए, हम पिछले साल कर्नाटक के दौरे पे गए थे मई में। जब हम गए थे कर्नाटका में, वहाँ पर उनकी एक रैली अटेंड करने गए थे मोदी जी की, बेंगलोर से कोई 2 घंटे दूर। तो उस रैली में जो देखा वो हमें काफ़ी बहुत ही इंस्ट्रक्टिव था कि जब वो स्टेज पर आए, उन्होंने 2-3 लाइन कन्नड़ में बोली, तो जो क्राउड में जो उत्साह था वो बहुत था जब उन्होंने कन्नड़ में लाइन बोली। उसके बाद उनके ट्रांसलेटर स्टेज पर आए और वो हिंदी में फिर गए, और फिर ट्रांसलेशन हुआ। क्राउड में एकदम चुप्पी बैठ गई उधर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दैट इस कंट्री में जैसे बहुत एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों को ये दिल्ली हिंदी ये डोमिनेशन एकदम पसंद नहीं है। साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पर आप किसी से हिंदी में बात करेंगे तो वो काफ़ी मतलब ऑफेंस मानेंगे उसके। बिल्कुल। तो अगर हम साउथ को नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट को बाहर कर दें तो 150-200 सीटों में बीजेपी का कोई फुटप्रिंट नहीं है। कुछ सीटें मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी, लेकिन बची हुई 300 सीटों में बीजेपी, जहां आपने 31% का जिक्र किया इसलिए पूछ रहा हूं कि जहां जीती है वहां 40-45%, 42% वोट शेयर से जीती है। एक आर्गुमेंट ये है कि ये वोट शेयर इनका इंटैक्ट है, इसलिए ये निकाल लेंगे।
दूसरी तरफ ये है कि अगर अपोजिशन, जिस पर आपने बहुत डिटेल में चर्चा की है कि ये अलायंसेस का एज है, और अगर ये अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स सही बैठ जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। इसको थोड़ा स्पेसिफिक, थोड़ा क्वांटिफाइड ढंग से आप समझाएं। नहीं, मुझे इंडिया की पूरी इलेक्ट्रल हिस्ट्री ये है कि अगर ऑपोजिशन जब भी एक साथ आता है तो जो भी इनकम्बेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, उसके बहुत परेशानी होती है। ये हमने इंदिरा गांधी में देखा 77, राजीव गांधी 89 और वाजपेयी के टाइम भी 2004 में। और लोग इसको भूल जाते हैं कि 2004 की भी अगर आप बात करें तो उस टाइम जो वाजपेयी की पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, और उस टाइम भी मतलब बहुत बिलीव था लोगों का कि वाजपेयी की पर्सनल पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो जीतेंगे। और वही सवाल पूछते लोग कि अगर वाजपेयी के बाद कौन। और जो पॉपुलैरिटी थी वाजपेयी की और सोनिया गांधी की, जो गैप था, आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आप जाके देखिए उन टाइम के ओपिनियन पोल, वो गैप जो मोदी और राहुल गांधी के बीच में आज है उससे भी ज़्यादा था। क्योंकि सोनिया गांधी पर बहुत ये चलती थी कि ये अभी तक फॉरेनर हैं और ये कैसे इस कंट्री को चला पाएंगी। तो उसके बावजूद आप देखिए क्या हुआ, वाजपेयी हारे क्योंकि सोनिया गांधी और कांग्रेस ने अलायंसेस तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन जगहों में उन्होंने बेटर अलायंसेस करी थी कंपेयर टू बीजेपी। तो इस कंट्री का जो कल्चर है वो कोलिशन का कल्चर है, और सिंगल पार्टी जो रूल है, पिछली बार भी जो सिंगल पार्टी रूल हमने देखा बीजेपी का, वो इसलिए था क्योंकि ऑपोजिशन इतनी बैडली डिवाइडेड थी कि कभी की इंडियन के इतिहास में कभी ऐसे नहीं हुआ था कि 31% वोट शेयर से आपको मोर देन 50% सीट्स मिले। ये कभी नहीं हुआ पहले। तो ऑपोजिशन इतनी बैडली डिवाइडेड थी, तो अगर ऑपोजिशन एकजुट होगी की स्टेट्स में तो बीजेपी के सेम वोट शेयर में भी सीटों का एग्जैक्टली तो ये मतलब टेक्निकल पॉइंट रहता है कभी, पर ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट है इंडियन इलेक्शन। आपकी किताब में आपने जो बात कही है वो ये है कि अब ये गेम ओपन है। हाँ। कोई भी पीएम बन सकता है। हाँ। पहले आप कहते थे, लिखा आपने कि पहले एक नियर सर्टेनिटी थी कि नरेंद्र मोदी को एक सेकंड टर्म तो मिलेगा। हाँ। अब आप कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी 50-50 है। हाँ। आप ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप देखिए कोलिशन में क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ कितने अलायंसेस बने हैं। जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा था 1 साल पहले, तो मुझे मतलब इसके लिए बहुत पुशबैक मिला था, बहुत क्रिटिसिज्म आया था कि ये क्या बोल रहे हो एक्सेट्रा, और आप और बीजेपी वाले मतलब बोलते थे ये आप खाम के नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो और ये सब। आज ये पूरा कन्वेंशनल विजडम बन गया है 50-50। तो अगर आप किसी को बोलेंगे 50-50 तो मेरे ख्याल से बहुत लोग इससे कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे इस बात से, क्योंकि ऑपोजिशन एक साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहले गुजरात में शुरू हुआ था छोटे माने पे, इन टर्म्स जो हुआ था 2017 के इलेक्शन में दिसंबर में। उसके बाद एक के बाद यूपी, फिर कर्नाटका, स्टेट बाय स्टेट देख रहे हैं कि ऑपोजिशन काफ़ी जगह एक साथ आ रहा है। तो अगर वो मोमेंटम रहा तो इसलिए जितना मोमेंटम उसका बढ़ेगा उतनी प्रोबेबिलिटी मोदी जी के आने की घटती रहेगी। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि अगले जब चुनाव के अनाउंसमेंट होगा मार्च के शुरू में, उसके बाद कहाँ ये अलायंसेज आ जाएंगी, और मेरे ख्याल से वो सबसे क्रिटिकल इशू रहेगा। और सब जो है बोलते रहते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है, या अभी कुछ फार्मर्स के लिए ये कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उन चीजों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी का ग्राफ देख करके मिसलीड नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली आई एम सेइंग ये मिस्टेक लोगों ने राजीव गांधी के साथ 89 में और वाजपेयी के साथ 2004 में करी थी। बिल्कुल। हाँ। एक बात और है, वो ये है कि कुछ राज्यों में लोग कहते हैं कि मान लीजिए अब कांग्रेस रिसर्जेंस के मोड में है, प्रियंका गांधी को उतार दिया है, वहां पर वो फाइट देंगे। फैशनेबल थ्योरी ये है कि वो बीजेपी का अपर कास्ट वोट काटेंगे, हो सकता है वो अपोजिशन का भी काटें। तो जो एसपी बीएसपी वर्सेस बीजेपी यूपी में साफ दिख रहा था। हाँ। क्या वहाँ ट्रायंगुलर होने से या बंगाल में ट्रायंगुलर होने से बीजेपी को एडवांटेज हो सकता है? नहीं, हो सकता है, पर इसके बारे में मुझे प्रियंका गांधी के बारे में मैंने बहुत लिखा है किताब में, और मैंने लिखा है दैट एट अ पर्सनल लेवल उनकी जो कैंपेनिंग स्टाइल है और उनका जो बोलने का तरीका है उससे बहुत कनेक्ट होते हैं वोटर। फिर भी मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी इस लेट स्टेज पर आके कुछ ज़्यादा चेंज कर पाएंगी यूपी की स्थिति कांग्रेस के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि यूपी में जो भी वोट शेयर है कांग्रेस का, वो किसी कास्ट का नहीं है, वो कैंडिडेट का वोट शेयर है। कि जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अभी तक हैं वहाँ पर वो कांग्रेस का वोट शेयर आ जाता है। कोई पार्टी बेस या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उधर।
तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का मेरा अभी तक मानना है कि कांग्रेस का सिग्निफिकेंस इस इलेक्शन में यूपी में बहुत कम रहेगा। तो यूपी में एसपी बीएसपी अलायंस इटसेल्फ इज गुड इनफ टू। हाँ, मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कांग्रेस आता तो शायद उससे थोड़ा और मजबूत होते, और अभी तक काफ़ी कांग्रेसी ये मतलब आप हजारों वोटरों से बात कर चुके हैं और ये सारे सवाल आते हैं टीना फैक्टर। हाँ। उसी प्रकार से अभी जो सवाल है वो ये है कि मोदी जी के सामने कौन, वोटर कैसे देखता है इसको, अगर बिल्कुल हम नीचे से देखना नहीं, चाहें। तो यही मेरा पॉइंट है कि अगर आप देखिए 89 में क्या हुआ, 2004 में, कि ये जो चर्चा है ये हमें दिल्ली में पसंद होती है, ये बॉम्बे में पसंद होती है, या बाहर लोगों को पसंद होती है, ये मुझसे सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अगर मोदी नहीं तो कौन। अब इंडिया के आप हिस्ट्री देखिए तो जो सारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इतने सारे जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, नरसिम्हा राव से, मनमोहन सिंह से, देव गौड़ा से, आप ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो एक ट्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक लीडर का जो रोल होता है वो काफ़ी मतलब होता है, पर कि वो सारा डिटर्मिन करे कि पूरा इलेक्शन कैसे जाएगा, वो बहुत कम बार होता है। सिंपैथी वेव चल गई कभी ये, और ये भी मतलब आप ये सब तो आप जानते होंगे कि 1984 में भी सिंपैथी वेव चली थी। उस टाइम भी कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 50% क्रॉस नहीं हो पाया था। करेक्ट। जबकि 400 प्लस सीट, एग्जैक्ट 400 प्लस सीट आई थी। तो इसलिए ऑपोजिशन का एक साथ जुट होना मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट रहेगा इलेक्शन का। बिल्कुल, ये तो इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क है। हाँ। लेकिन ये बताएं कि चूंकि एक ऐसा लगा कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ 2014 में, अनएक्सपेक्टेड था एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाना वापस। आज की पॉलिटिकल स्थितियों को देखते हुए एक प्रेडिक्शन तो सेफली किया जा सकता है कि इंडिया विल बी थ्रोन बैक इन अ ट्रू प्रॉपर कोलिशन फ्रेमवर्क। हाँ, बिल्कुल मेरे ख्याल से लगता है, और ये ट्रू है अगर आप दुनिया भर में भी देखिए, जहाँ पर भी कंट्रीज़ में बहुत डाइवर्सिटी रहती है वहाँ पर ये ट्रू है। यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, जहाँ जर्मनी को देख लीजिए, इटली को भी देख लीजिए, जहाँ पर सिर्फ कोएलिशन गवर्नमेंट ही चलती हैं, कनाडा में भी चलती हैं। तो ये एक रियलिटी होती है किसी भी कंट्री में जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत होती है, रेसेस बहुत होते हैं, डिफरेंट लोगों बहुत होते हैं। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ डाइवर्सिटी। तो आइडियोलॉजी के लेवल पर ये जो एक एफर्ट है कि एक भारत, एक जैसा भारत, कहते हैं यूनिटी, सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन वो एक मेजॉरिटेरियन नैरेटिव इम्पोज करना चाहते हैं। क्या उसका पुशबैक होगा, बैकलैश होगा इस डाइवर्स प्लूरल वैरायटी ऑफ इंडिया से? नहीं हो तो जैसे मैंने बताया, मैंने किताब में भी लिखा कि साउथ इंडिया में ऑलरेडी है ये फीलिंग ऑलरेडी मुझे साउथ इंडिया में लगती है। तमिलनाडु में लोग पूछेंगे मोदी कौन, राहुल गांधी कौन, वहाँ पर इनको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो साउथ इंडिया में लाइक ऑलरेडी है। सो हाँ, तो मुझसे लाइक एक सवाल पूछा जाता है काफ़ी कि अगर आपको मोदी जी को कुछ एडवाइस देनी थी तो आप क्या देंगे। और मैं मतलब बोलता हूँ कि मेरा किसी को एडवाइस देना बनता नहीं है, क्योंकि कोई सुनते तो है नहीं अगर एडवाइस भी दिए, और वो लोग तो ज़्यादा जानते हैं। पर अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि इस कंट्री में जितने लोग आप एक साथ अपने साथ लेकर चलें वो सबसे बेटर रहता है, क्योंकि इस कंट्री की जो डाइवर्सिटी है वहाँ पर एक मेजॉरिटेरियन व्यू इम्पोज करना बहुत ही मुश्किल बात है। ये बताएं कि इतनी ज़बरदस्त अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल कैपिटल थी और एक नया विजन रिफॉर्म करने की बात थी, उसके बाद ये गलती कहाँ हुई? क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि मैंने बड़ा डेवलपमेंट किया है, हमारे डेटा बताते हैं कि ये उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है। इनका है कि विजिबल लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए दिखा दो तो ये स्कीम वो स्कीम वो स्कीम, और उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस है कि किसी न किसी इंसान को कुछ मिल चुका है, किसी को सिलेंडर मिल गया है, किसी को टॉयलेट मिल गया है, किसी को अब 2000 रुपये दे देंगे और इससे जीत जाएंगे। ऐसा होता है? नहीं, मेरे ख्याल से इस कंट्री में डेवलपमेंट पे अलोन इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल बात होती है। अगर डेवलपमेंट का काम भी बहुत हुआ हो तो ये हमारी लर्निंग इस मतलब इलेक्शन में रही है। जैसे तो लर्निंग ये है कि डेवलपमेंट से जीता नहीं जाता, ये बात बीजेपी को ठीक से पता है, इसलिए उसको लेकर के हेडेक नहीं है इनको। नहीं, हेडेक तो होगा, क्योंकि मैंने किताब में भी लिखा है कि इसके बारे में सबसे मेरा फेवरेट जो इंसाइट हमें मिली थी वो एक लोकल पॉलिटिशियन थे, यूटी खादर करके। हम उनसे मिले थे मैंगलोर में कर्नाटक के इलेक्शन ट्रिप पे, और उन्होंने जो हमें बताया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उन्होंने हमें कहा दैट इंडियन जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं कि आप कोई 6 एग्ज़ाम ले रहे हैं और आपको 6 के 6 एग्ज़ाम में कम से कम मिनिमम मार्क्स कोई 35% के लेने पड़ते हैं।
तो उन्होंने ये स्पेल आउट नहीं किया हमें कि कौन से वो 6 एग्ज़ाम है, पर इतना ट्रैवल करके ये तो हमें थोड़ा बहुत अनुमान हो गया कि कौन से ये 6 एग्ज़ाम है। ये 6 फिल्टर बताइए। हाँ, तो मतलब देखिए, कास्ट और रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है। अगर आप अगर आपका गलत हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका फैमिली कनेक्शन है, उससे बहुत है। इंडिया में डायनेस्टी का कल्चर बहुत डीप रूटेड है। फिर आपने कितना वेलफेयर पे स्पेंड किया, फिर महंगाई की समस्या कितनी है, फिर करप्शन का मतलब होता है, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम पार में रहें तो कुछ ना कुछ करप्शन का एलिगेशन आप पे आके लैंड कर जाता है। एंड देन डेवलपमेंट। तो मेरा ये मानना है कि ये 6 फैक्टर हैं। तो आप इंडिया में भी देखिए, 1980 से हमारे पास इसके ऊपर डेटा है। यहाँ पर कोई 27 इंस्टेंस हैं, 27 चीफ मिनिस्टर के टर्म्स में, जहाँ पर उस स्टेट की ग्रोथ रेट 8% से ज़्यादा रही है उनके 5 ईयर टर्म में। इन 27 में से आधे टाइम चीफ मिनिस्टर हारे हैं, आधे टाइम जीते हैं। अब बताइए, 8% से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ 5 साल में आपने दे दी, और फिर भी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 50% है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सिर्फ डेवलपमेंट पे ये फाइट करना बहुत ही मुश्किल बात है। और दूसरी बात होती है, जैसे देखिए, आप बिहार को तो इतनी अच्छे से जानते हैं। अब बिहार से 2 चीज़ उभर कर आती है। एक तो जब लालू थे, उनके अंडर कुछ डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, पर जहाँ पर जब उन्होंने अपना सोशल मोबिलाइजेशन का जो एजेंडा था, जब वो चला था, तो वो 10 साल से ऊपर उधर चीफ मिनिस्टर या मतलब पार में रहे। अब नीतीश कुमार का बात देखिए। नीतीश कुमार, अनडाउटली मैंने किताब में लिखा है दैट बिहार इज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म स्टेट। 2005 और 2015 के बीच में जो बिहार में चेंज हुआ, वहाँ पर कैपिटा इनकम 4 गुना बढ़ी, वो द मोस्ट ट्रांसफॉर्म स्टेट। पर नीतीश कुमार का भी वोट शेयर 20% से ऊपर कभी जाता नहीं है, तो वो अलायंस के बिना कभी पार में आ नहीं सकते। सो मेरे ख्याल से ये इंडिया की रियलिटी है कि डेवलपमेंट पे अलोन इस कंट्री में इलेक्शन फाइट करना बहुत ही मुश्किल बात है। 3 और फ्रेज जो सामने आते हैं, एक तो जो पॉलिटिक्स है वो है कि इमोशन पे खेलो, पोलराइजेशन पे खेलो। दूसरा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, क्योंकि हमारा कोर वोटर जो है वो मिडिल क्लास अर्बन है। क्या यही एकदम बैकफायर कर गया, जहां फार्म इनकम बिल्कुल गिर गई और डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ऑब्सेशन इस सरकार में एक गलत स्ट्रेटजी बनी। नहीं, मेरे ख्याल से ये इन्फ्लेशन का कंट्रोल की समस्या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लो इन्फ्लेशन रहे तो अच्छा रहता है। प्रॉब्लम इस कंट्री में ये है कि आपका जो डिलीवरी मैकेनिज्म जो स्टेट है वो एकदम टूटा हुआ है। तो जैसे मैंने मध्य प्रदेश की चैप्टर जो आपने पढ़ा उसके बारे में हम बात कर रहे थे इस किताब में, कि जब हम मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे थे नवंबर 2018 में, तो आप देखिए वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों से मिलने गए। वहाँ पर फार्मर लोग हमें बोलते हैं कि हमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो कुछ भी हो, पर अगर हम उसको कभी इनकैश करने जाते हैं FCI पे तो हमें पैसा नहीं मिलता। बैंक पर जाते हैं तो बोलते हैं चेक जमा करते हैं, और बैंक हमारा चेक महीनों तक क्लियर नहीं करता। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बात है कि जब किसान को पैसा नहीं मिल रहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा, तो वो जाके पूरा ऑफलोड कर देता है मार्केट पे, और उससे प्राइस और गिरती है। तो इसकी प्रॉब्लम डीपर है। ये बोलना कि सिर्फ लो इन्फ्लेशन खराब है, मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपलिस्टिक अजम्पशन रहेगा। पर ये मुझे मालूम है, अगर आपकी महंगाई की प्रॉब्लम रही, तब तो इतनी सरकार हारे हैं। हमने सबसे पहले बार देखा, मैंने इधर मेंशन भी करा है कि 96 में नरसिम्हा राव ने इतने सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, पर फिर भी एक चीज़ वो कंट्रोल नहीं कर पाए ठीक तरह अपने पिछले 2-3 साल में, वो था इन्फ्लेशन। उसके बाद हमने देखा कि आपको याद होगा 98 का चुनाव था, और बीजेपी तीनों स्टेट इधर हारी थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, और सबसे बड़ी उधर समस्या थी महंगाई। भैरव सिंह शेखावत से हम मिले थे उस टाइम, और उन्होंने हमें कहा था कि जो अनियन के दाम हैं, प्याज के दाम, आलू के दाम, उसकी वजह से वो हारे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम करा था राजस्थान के लिए डेवलपमेंट पे, फिर भी हारे थे। तो महंगाई बहुत ही बड़ी समस्या होती है, आज की वो नहीं है, पर ये जो बहुत लो प्राइसेस हैं, मुझे ख्याल से इसकी इन्फ्लेशन की ऑब्सेशन नहीं, ये आपको बता रहे हैं कि इस कंट्री में जो हमारा स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी कैपेसिटी टू डिलीवर इतनी ख़राब है। जी, एक बात आपने जैसे फिल्टर बताया उसमें कास्ट का जिक्र किया, क्योंकि रिसेंट ट्रिप्स आपके कहाँ के रहे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, यूपी, बिहार, ये बड़े वाले सारे। बीजेपी का एफर्ट ये है, उसको कास्ट से बड़ा डर लगता है, कास्ट उसको फेवर नहीं करता, उसको मैट्रिक्स चाहिए रिलीजन का। इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी क्या है कि क्या कास्ट
या सोशल रियलिटीज़ हम जिसको कहें, या जिसको कम्युनिटी कनेक्ट की बात हम कहें, वो डोमिनेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है वोटर के दिमाग में? हाँ, मेरे ख्याल से तो है। और मेरे ख्याल से बीजेपी को ये मालूम है, ये जो उन्होंने अभी लेटेस्ट इनिशिएटिव करा है 10% आरक्षण सवर्ण का। आरक्षण। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये भी मेरे ख्याल से इससे जुड़ा हुआ है कि अपर कास्ट को कैसे खुश रखें, क्योंकि अगर यूपी में जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी अपर कास्ट लोग थोड़े नाराज़ थे कि इन लोगों ने अपर कास्ट के कुछ ज़्यादा नहीं करा, और ये वापस ये एक्शन सेल्फ एडमिशन है कि लोअर कास्ट, ओबीसीज, एसटी, एससीज इनके साथ नहीं है, कम है? नहीं, मेरे सेल्फ एडमिशन बताइए, पर ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकल रियलिटी है इंडिया की, दैट यहाँ पर कास्ट इक्वेशन इज अ नेसेसरी इफ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर विनिंग इलेक्शंस। अगर आप कास्ट पर, और मेरे ख्याल से बीजेपी को मालूम है इन टर्म्स ऑफ ये क्या बात है। तो एक बात और, इनकम्बेंट जो होता है, जिस पर अगर कोई करप्शन का बहुत बड़ा इल्ज़ाम ना हो, तो इस वक्त का इनकम्बेंट दरअसल कह रहा है कि सारा अपोजिशन करप्ट है, इसलिए आप मुझे चुन लीजिए। और दूसरा, चार्म, करिश्मा, मार्केटिंग पावर प्लस मनी पावर, रूलिंग पार्टी हमेशा एक एडवांटेज में रहती है। मनी पावर सोल गारंटर है चुनाव जिताने की? नहीं, मैंने इस किताब के कंक्लूजन में यही लिखा है दैट वन ऑफ द मोस्ट एग्जैजरेटेड जो होते हैं थीम्स है मनी पावर। अगर मनी पावर इतना होता तो इस कंट्री में जो एग्जिस्टिंग सरकार है, जो इनकम्बेंट सरकार है, वो हमेशा जीतती। पर यहाँ पर ज़्यादा सरकार हारती हैं किसी और देश से। इंडिया में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो यूएस के मुकाबले या यूके के मुकाबले इतनी ज़्यादा है। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि वहाँ पर कैंडिडेट्स ने बताया हमें कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो कम से कम 5 गुना ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट से। कर्नाटका में भी काफ़ी ऐसी बात थी। तो और जब कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी 80s और एक्सेट्रा, उसके पास पूरी मनी पावर होती थी। तो मेरे ख्याल से मनी, तो मैं उसी पर जाऊँगा जो 6 फिल्टर हैं कि मनी एक फैक्टर हो सकता है, पर मनी कि सिर्फ मनी के वजह से अगर आप इलेक्शन जीतें, इसका कोई एविडेंस तो है नहीं। अगर मनी की वजह से होते तो सारी सरकार हमेशा वापस आती रहती और सारा अपोजिशन करप्ट, ये चलता है। मेरे ख्याल से जो अभी हुआ है वो रोल रिवर्सल मुझे बहुत रिमार्केबल लगता है कि जो कैंपेन अभी बीजेपी रन कर रही है, मुझे इसका काफ़ी उससे याद आता है 89 में। आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने बहुत ही नेगेटिव कैंपेन करी थी अगेंस्ट द ऑपोजिशन। कांग्रेस ने रेडी फ्यूजन के ऐड आते थे, इतने डार्क एड्स दिखाते थे कि देश का क्या हाल होगा अगर कोalition पे वापस जाएंगे। वही 77 का पैरेलल रखते थे। तो वो ये रहेगी बीजेपी की स्ट्रैटेजी। और जो कांग्रेस और ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से लगेगी। तो इसलिए मैंने जो मेरा फाइनल कोट है मेरे बुक में, वो राम मनोहर लोहिया का कोट है। और उनका कोट था दैट सरकार जो है तवे की रोटी जैसे होती है, इसको आप पलटते रहिए नहीं तो जल के राख हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा था 1960s में, जब कांग्रेस वाज द डोमिनेंट फोर्स और वो बहुत एंटी कांग्रेस थे। तो ये रोल रिवर्सल है कि आज ऑपोजिशन जो है राम मनोहर लोहिया के स्लोगन से इंस्पायर होगी, और जो बीजेपी है वो जो इंदिरा और राजीव गांधी जैसे कैंपेन करते थे टू शो की ऑपोजिशन ये सब महागठिया बंधन है जो भी आप खिलाएं, उस पर चल रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कह सकते हैं कि संजय जो है बड़ा सॉफ्ट पेडलिंग कर रहा है, सीधे सीधे बात नहीं कर रहा। तो अब लास्ट में बिल्कुल रैपिड फायर के तौर पर 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी बात सुनने पे ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि शायद बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी के साथ एनडीए गवर्नमेंट आना मुश्किल है। नहीं, मैंने ऐसे मेरा ये मानना है दैट यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड बिफोर यू गो ऑन द इलेक्शन ट्रिप। मैंने 27 दौरे करे हैं अभी तक, मेरा 28वां दौरा होगा एंड ऑफ अप्रैल। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ग्रुप का काफ़ी ठीक रहा है। पर इसलिए ठीक रहा है दैट जब आप फील्ड पर जाते हैं तो आपको ज़्यादा प्री कंसीव नोशन नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास प्री कंसीव नोशन रहा है, जैसे मैंने किताब में लिखा है कि 2003 का जब चुनाव था, हमारा ग्रुप गॉट इट रॉन्ग। अशोक गहलोत, हमने सोचा कि वापस आएंगे क्योंकि उनको ही वाज बीइंग फेटेड कि वो सबसे बड़े डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर हैं, और इंडिया टुडे ने उनको अवार्ड किया था दैट इज़ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और वो हारे थे। तो जैसे आप कह रहे हैं 50-50 है मोदी जी के लिए, एनडीए के लिए, इसका मतलब क्या ये कहा जाए कि अदर साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कुड आल्सो बी बैक टू पावर? ऑफ कोर्स, मतलब अगर अलायंसेस वो ठीक करेंगे तो बिल्कुल आ सकते हैं वापस। उसमें फिर क्वेश्चन ये होगा कि ये कांग्रेस लेड अलायंस होगा या इट कुड बी लेड बाय समवन एल्स?
ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ऑन सीरियस नोट कि रीजनल पार्टीज का वापस इमरजेंस अगर दिख रहा है तो दैट कुड बी वेरी स्ट्रांग एंड सॉलिड एंड दे मे से दैट प्राइम मिनिस्टर्स विल बी वन ऑफ अस। बिल्कुल हो सकता है। नो कांग्रेस नो बीजेपी। मेरे ख्याल से इस टाइम चारों सिनारियो लाइव है। मोदी जी वापस आ सकते हैं। सेकंड सिनारियो है कि वो कि एनडीए वापस आए पर वहाँ पर कोई एलाई डिमांड करे कि प्राइम मिनिस्टर कोई और हो। तीसरा सिनारियो है कि कांग्रेस लेड ऑपोजिशन, और चौथा सिनारियो है 96 जैसे रीजनल पार्टी ऊपर और कांग्रेस पीछे। तो ये सारे 4 सिनारियो लाइव है, इसलिए ये इलेक्शन इतना कम्पिटिटिव और इतना इंटरेस्टिंग है इस बार। एक फिफ्थ लिस्ट पॉसिबल सिनारियो प्ले आउट करूं, बताइए। अपोजिशन की सरकार सपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय बीजेपी। नहीं, मेरे ख्याल से वो तो बहुत ही मुश्किल बात है। इस कंट्री में पोलराइजेशन इतना है और बिटरनेस इतनी है कि वो कि हाँ, ये बात मुझे याद है दैट ये टर्म यूज़ होते थे 91 में, लाइक उस टाइम जहाँ पर लग रहा था कि बहुत ही राजीव गांधी के असैसिनेशन के पहले लग रहा था कि बहुत ही कि बहुत ही डिवाइडेड रहेगा इंडियन पॉलिटी। तो ये हो सकता है, पर मेरे ख्याल से आई विल नॉट टेक दैट एज सिनेरियो के लिए। मतलब हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, but I think that is not a scenario I will take as a live लास्ट scenario. क्वेश्चन, आपके जो दोस्त हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स, वो इंडिया को कैसे परसीव करते हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि इंडियन इलेक्शंस को हमेशा गलत समझते हैं। कि अगर आप देखिए 2004 में जब यूपीए की सरकार आई थी और वाजपेयी हारे थे, तो 2-3 दिन तक स्टॉक मार्केट पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट रहा था। उसके बाद पर वो गलत असेसमेंट रहा। अगले 5 साल में सबसे बड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट बूम हमने देखा 2004 में। 2009 में जब मनमोहन सिंह वापस आए तो पूरा टर्न हो गए थे ग्लोबल इन्वेस्टर कि मनमोहन सिंह आ रहे हैं, स्थिर सरकार वापस है, ये रिफॉर्म करेंगे और ये करेंगे। 2 दिन तक मार्केट ऊपर गया था, लिमिट अप था। उसके बाद अगले 5 साल में हमने देखा कि कितना खराब परफॉर्मेंस था इकोनॉमी का। उसके बाद 2014 में भी देख लीजिए दैट स्टॉक मार्केट में जो एक्साइटमेंट था वो था कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज और ये सब इतने ऊपर गए थे कि मोदी जी आ रहे हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर, हाँ, कि मतलब प्राइवेटाइजेशन होगा, कुछ होगा। स्टॉक मार्केट ठीक किया है, पर वहाँ पर जो कंज्यूमर जैसे कंपनी है जिसको गवर्नमेंट से कुछ लेना देने नहीं है, उन कंपनी ने अच्छा किया है। सो आई थिंक दैट इज द बिग चेंज विच इज दैट इंडिया में, दैट ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पॉलिटिक्स से क्या है, वो बड़ा शॉर्ट टर्म रिएक्शन रहता है और शॉर्ट टर्म रिएक्शन रहता है और वो समझते नहीं, ये तो ठीक है। हाँ। लेकिन 2014 से 2019 के इंडिया के परफॉर्मेंस को वो कैसे देख रहे हैं? नहीं, उनको हमेशा स्टेटस को से ज्यादा सॉर्ट ऑफ लव रहता है, इंक्लाइंड उधर रहते हैं, अनसर्टेनिटी से डर लगता है। 96 में जब मैंने इस किताब में लिखा है कि जो इलेक्शन ट्रिप मैंने शुरू करे वो 96 के बाद शुरू हुए थे, क्योंकि 96 में जब हम नरसिम्हा राव की जो सरकार हारी थी, उस टाइम फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे जिनसे मैं बात करता था, इलेक्शन के पहले समझते थे कि नरसिम्हा राव ने इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे हैं तो वापस आएगा, देखो क्या क्या हो रहा है इस कंट्री में। और नरसिम्हा राव हारा 96 में। तो मेरे ख्याल से ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टेटस को हमेशा ज़्यादा पसंद आता है, पर मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा वजह नहीं दूंगा उस बात को। रुचिर, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और अंत में फिर यही कहूँगा अपने दर्शकों से भी कि रुचिर शर्मा की ये जो किताब है, ये इंडियन डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और इलेक्शन को समझने के लिए सचमुच एक बहुत ही बढ़िया गाइड बुक है और सबको पढ़ना चाहिए। मैंने प्लग कर दिया आपकी किताब को। थैंक यू सो मच सर, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।